कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम Next.js की एक रेपो बनाएंगे, स्टार्टिंग रेपो, और इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और जानेंगे कि Next.js सीखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। सबसे पहले हमें इसमें Node.js इंस्टॉल करना जरूरी है। तो उसका बहुत ही तरीका आसान है। आप गूगल के ऊपर Node.js डाउनलोड लिखेंगे, जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करें और विंडो इंस्टॉलर जहां पे लिखा है ये वाला वर्जन डाउनलोड कर दें। और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करने का बहुत ही इजी तरीका है, नेक्स्ट 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 एंड में फिनिश। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए टर्मिनल पर आप लिख सकते हैं ये वाली कमांड node-v। ठीक है, अब दोबारा आ जाते हैं हम अपने फोल्डर पे। और हमें जो है Next.js सीखने के लिए जो रेकमेंड है चीजें HTML, CSS और ECMAScript 6। ठीक है, और TS हो तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि Next.js जो है TS को रेकमेंड कर रहा है। वैसे JS भी आप चल सकती है। तो हम बिना किसी वक्त जाए किए एक रेपो बनाते हैं Next.js की डॉक्यूमेंटेशन से। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी खोल देते हैं और देखते हैं वहां किस तरह रेपो बनाते हैं। ये है beta.nextjs.org/doc और गेटिंग स्टार्ट के ऊपर है, और हम इंस्टॉलेशन के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे वो हमें एक कमांड दे रहे हैं कि आप इस कमांड के जरिए Next.js की रेपो बना सकते हैं, इनिशियल। तो हम ये कमांड टाइप करते हैं npx create next app @latest और अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे my app रख देता हूँ। ठीक है, हम इंटर करेंगे, हमसे ये कुछ चीजें पूछेगा। तब तक ये रेपो बनाते हैं। इसके साथ साथ हम Next.js के बारे में कुछ बातें भी करते हैं कि Next.js जो है वो क्या है और इससे क्या सहूलतें होती है। Next.js जो कि एक्चुअली एक React का फ्रेमवर्क है, और React जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अच्छा, ये हमसे पूछ रहा है प्रोसेस ओके कर दें, काफी स्लो चल रहा है। हमने ओके कर दिया। हाँ, हमें TS चाहिए, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, हमें ESLint भी चाहिए। ESLint जो है फॉर्मेटिंग के लिए होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है, तो हमारे लिए सहूलत है। हम कहते हैं हमें ये भी चाहिए। और Tailwind CSS, अगर Tailwind CSS के बारे में आपको नहीं पता तो इसमें ट्यूटोरियल में हम वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हमें ये भी चाहिए। और हमें सोर्स जो है डायरेक्टरी चाहिए प्रोजेक्ट में, जी ये भी चाहिए। वुड यू लाइक टू एक्सपेरिमेंटल ऐप डायरेक्टरी, यस, हमें ये भी चाहिए। और import would you like to configure @, ठीक है, ये भी चाहिए हमें। अब ये इनिशियल रेपो हमें बनाकर दे देगा। और जब हमारे पास इनिशियल रेपो बन जाएगी तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि आया Next.js जो है फाइल सिस्टम किस तरह काम करता है और हमें क्या क्या चीजें उसमें मिलती हैं। तब तक हम बात कर रहे थे कि Next.js जो है वो एक React का फ्रेमवर्क है, और React जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक वालों ने इंट्रोड्यूस की थी और उसे पब्लिक कर दी है। अब React जो कहता है ऑफिशियली कि आप Next.js फ्रेमवर्क को यूज करें, ना कि आप डायरेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करें। जिस तरह अभी हमने Next के जरिए हमने इसकी रेपो बनाई और इसको देख रहे हैं। जैसे ये रेडी होती है तो इसको स्ट्रक्चर को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तब तक के लिए मैं जरा पॉज कर लेता हूं ताकि हमारा वक्त बच जाए। अच्छा, हमारी रेपो बनकर तैयार हो चुकी है Next.js की, जो भी हमने बनाई थी। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो हमें सबसे पहला फोल्डर मिलता है नोड मॉड्यूल का। नोड मॉड्यूल हमारे फोल्डर में, वहां पे मॉड्यूल्स की फाइलें होती है, जो भी हम लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल करते हैं या Next.js लाइब्रेरीज जो हमें प्रोवाइड करता है, जो भी हम देखेंगे उन तमाम फाइलें जो है नोड मॉड्यूल्स में जमा होती है, वहीं से रन होती है।
पब्लिक का फोल्डर वो आमतौर पे इतना यूज नहीं होता, वो बिल्ड के वक्त काम आता है, तो उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। ESLint की जेसन फाइल जो है ये उसकी ESLint की जो है ना लाइब्रेरी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी इतनी जरूरी नहीं है। गिट इग्नोर जैसा कि नाम से है .git इग्नोर, गिट से कहा जा रहा है कि इग्नोर करें। किसको इग्नोर करें? इस फाइल में जिन फाइलों का जिक्र किया जाएगा गिट इग्नोर उसको इग्नोर करेगा और उसको जो पुश करते वक्त किसी भी रेपो को पुश करते वक्त उस फाइलों को अपलोड नहीं करेगा। और ये आमतौर पे कौन सी फाइलें होती है? इसमें सबसे पहली जो फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल, ये बहुत हैवी फोल्डर होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि package.json के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि नोड मॉड्यूल बनाते वक्त हमें चाहिए। तो जब भी हम रेपो को पुल करते हैं और npm इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें दोबारा से क्रिएट होकर मिल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा इसके अंदर किसी भी वेबसाइट के सीक्रेट्स होते हैं, लाइक कुछ भी सीक्रेट की होती है, हैशटैग होते हैं जो कि हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो हैक होने का खतरा होता है, या ऐसी फाइलें जो बिल्कुल सीक्रेटली होती हैं जिनकी वजह से हमारा डेटा लीक हो सकता है, तो उसको इस गिट इग्नोर के अंदर ऐड की जाती है ताकि जब इसे पुश किया जाए तो वो फाइलें आगे गिटहब के ऊपर पोस्ट ना हो। ठीक है? उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल। जब हम कोई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं या बाज जगहों पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने को कहते हैं कि आप अपनी next.configuration में इस कॉन्फ़िगरेशन को मर्ज कर दें या ये कॉन्फ़िगरेशन कर दें, तो आप हमारी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली आपस में बात करने के लायक हो जाते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो हम पढ़ते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल जो है ऐप डायरेक्टरी उसको ट्रू किया हुआ है। अब ये ऐप डायरेक्टरी क्या है? सोर्स के अंदर ये ऐप का जो फोल्डर है या ऐप की जो डायरेक्टरी है ये इसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपको इसको यूज करना है तो उसको यहाँ पे ट्रू करना जरूरी है, वरना आप इसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती है फाइल package.json। package.json के अंदर हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो रेपो है इसके स्क्रिप्ट्स होते हैं यहाँ पे, और इसकी नेम, वर्जन, प्राइवेट और डिपेंडेंसीज और डिव डिपेंडेंसीज होती है। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट ने क्या क्या इंस्टॉल की हुई है? इसने ESLint इंस्टॉल की है जो कि फॉन्ट को मैनेज करने को काम आती है, उसको सफाई उसके एक तरीके से कहते हैं कि उसको साफ सुथरा करते हैं कोड को। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट CSS है, रिएक्ट है, रिएक्ट की लाइब्रेरी इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है क्योंकि नेक्स्ट जो है रिएक्ट की एक फ्रेमवर्क है, तो इसके लिए रिएक्ट की लाइब्रेरी होना जरूरी है। और रिएक्ट के लिए रिएक्ट डॉम का होना जरूरी है क्योंकि रिएक्ट कहता है डॉम को मैं खुद मैनिपुलेट करूंगा, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। और जब इसमें हमने इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो वो हमसे पूछ रहा था कि आपको टेलविंड CSS चाहिए? हमने कहा जी हाँ बिल्कुल चाहिए, तो उन्होंने टेलविंड की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर दी। इसके साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल है। ठीक है? और अगर हम जब टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की तो हमें चूंकि इन सब की टाइप भी चाहिए, तो ऊपर उसने बाय डिफॉल्ट इन सब की टाइप भी इंस्टॉल कर दी, लाइक रिएक्ट डॉम और बाकी ये चीजें जो हमें नजर आ रही है। तो ये हो गई package.json की package.json। उसके बाद पोस्ट CSS कोई CSS है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और tailwind.config है उसकी ये CSS कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम बाद में इस रेपो को बनाने के बाद अगर ये इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी पड़ती, एज इट इज ऐसी करनी पड़ती, बट उन्होंने हमें बाय डिफॉल्ट करके दे दी। TS कॉन्फ़िग क्योंकि हमने TS जो है रिक्वायर किया है, JS को रिक्वायर नहीं किया इसमें, तो TS कॉन्फ़िग फाइल हमें उसकी जरूरत पड़ती है जब हमें टाइप स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन TS की जो है वो हमें इसके अंदर चाहिए होती है। तो बाय डिफॉल्ट Next.js ने वो हमें बनाकर दे दिया। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं इसका सबसे अहम फोल्डर सोर्स का, जिसके ऊपर 99% काम होता है। इस फोल्डर के अंदर हमें एक डायरेक्टरी मिलती है ऐप की, और उस ऐप की डायरेक्टरी में हमें कुछ फोल्डर और कुछ फाइलें नजर आती है, जिसके अंदर एक फोल्डर है API के अंदर सर्वर साइड लिखा जाता है। सर्वर साइड जो भी APIs बनेगी वो इस API के अंदर लिखी जाएंगी। लाइक एक इन्होंने हेलो नाम से API बनाई हुई है, तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। इस हेलो के अंदर route.ts है। route.ts क्या है? हेलो की API है, और यहाँ पे जो भी आप सर्वर में API में लिखेंगे
तो वो एपीआई के जरिए उससे आप गेट, पोस्ट या कट ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी इतना ही याद रखें ताकि आपके जहन पे लोड ना पड़े। इसको आगे हम और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ये जान लें कि एपीआई के अंदर सर्वर साइड चीजें हम लिख सकते हैं और एपीआई बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल सीएसएस। ग्लोबल सीएसएस में यहाँ पे जो भी हम सीएसएस लिखेंगे, इस फाइल के अंदर जो भी सीएसएस लिखेंगे वो तमाम सीएसएस हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और जो भी क्लास इसमें डिफाइन करेंगे तो पूरी वेबसाइट में जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे या जितने भी पेजेस बनाएंगे वहां पे उस सीएसएस को हम एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है लेआउट। लेआउट जो कि एक बहुत ही ज्यादा अहम सेक्टर है, इसको हम जरा सा डिटेल में जानते हैं कि लेआउट क्या है। अगर लेआउट को देखें तो यहाँ पर हमें HTML और बॉडी का टैग मिल रहा है। इसका मतलब कि ये रेंडर हो रहा है, ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है। ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है। कैसे? अगर हम अपनी ऐप को चलाते हैं npm run div, यहां पे हम अपनी ऐप को चलाएं तो यहां पे ये हमें कह रहे हैं कि आप हमारी ऐप को इसके ऊपर जाके देखें। तो ठीक है, हम जरा देखते हैं हमें क्या नजर आ रहा है। ये हमें एक पेज नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई है। चूंकि मैंने इनकी सीएसएस मिटाई हुई है ग्लोबली, इसलिए जरा सा अजीब सा नजर आ रहा है, बट ये कुछ नजर आ रहा है। ये कहां से रेंडर हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इन्होंने ऊपर बता भी दिया कि सोर्स के फोल्डर में ऐप की डायरेक्टरी में page.tsx जो है यहाँ पे रेंडर हुआ है, तो हम इस पर भी आएंगे। फिलहाल ये जो व्हाइट स्पेस है पूरा जिसके ऊपर ये चीजें रेंडर हुई है, ये हमारी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? ये हमारी यही बॉडी है, ये हमारी ये बॉडी है। तो इस बॉडी में हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इस चिल्ड्रन को मिटा दें और यहाँ पे एक h2 का टैग लिखें और मैं लिखूं हेलो बिलाल, सेव करता हूं तो अब मुझे इस बॉडी में हेलो बिलाल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये साबित हो रहा है कि इस बॉडी में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पे इनका मेथोलॉजी क्या समझ में आ रही है कि इसके अंदर इन्होंने चिल्ड्रन को रेंडर किया हुआ है। मतलब इस चिल्ड्रन में जो भी चीजें आएगी वो हमें इस फाइल में यहाँ पे व्यू हो जाएंगी। क्लियर है? मैंने सेव नहीं किया इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा। मैंने सेव किया, यहाँ पे दोबारा से चिल्ड्रन में हमें कुछ चीजें मिल रही है जो नजर आ रही है। ठीक है, बॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो व्हाइट स्पेस है ये बॉडी है और इसमें हम बॉडी में जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पर रेंडर हो जाएगा ब्राउजर के ऊपर। अभी हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। तो लेआउट जो है वो आपका मेन एंट्री पॉइंट है और इससे कुछ प्रॉप्स मिल रहे हैं। वो प्रॉप्स ये रहे, और प्रॉप्स क्या होता है इसमें भी ना घबराएं, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आगे पढ़ेंगे प्रॉप्स क्या होता है। तो प्रॉप्स के अंदर उसको चिल्ड्रन मिल रहा है और उस चिल्ड्रन को ये बॉडी के अंदर रेंडर कर रहा है। क्लियर है? और लेआउट आपका मेन एंट्री पॉइंट है। अब आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। pages.tsx pages.tsx जो है आपका एंड पॉइंट है, जो कि आपको व्यू हो रहा होता है। जो भी पेज करंटली व्यू हो रहा है वो आपका एंड पॉइंट होता है। तो इस वक्त एंड पॉइंट हमारा क्या है? इस वक्त एंड पॉइंट है हमारा ये लिखा हुआ है सोर्स ऐप के अंदर डायरेक्टरी और उसके अंदर page.tsx जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो app.tsx यही है जिसके अंदर ये कोड लिखा है। अब वो अलग बात है, इतने सारे कोड को देख के हम परेशान हो रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई हम परेशान नहीं होना चाहते, हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हम ये सब कुछ मिटाते हैं और यहां पर हेलो बिलाल लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, हमने सब कुछ मिटा दिया और हम लिख रहे हैं h3 टैग के अंदर हेलो बिलाल। अब page.tsx क्या है? हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट के अंदर जब हमने हेलो बिलाल लिखा तो ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ देर पहले हमने कहा कि लेआउट के बॉडी में आप जो भी लिखेंगे
वो नजर आएगा। तो अब आप पेज के अंदर है ना एडिटिंग करें तो वहां पे ये रेंडर हो रहा है। तो ये क्या चक्कर है? तो ये चक्कर यही है, नेक्स्ट.जेएस कहता है कि आपको जितने भी एंड पॉइंट बनाने हैं वो आपको बनाने हैं page.ts के नाम से। जब आप page.ts की फाइल बनाएंगे तो मतलब वो आपका एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट जो एज अ प्रॉप्स लेआउट के चिल्ड्रन में मैं रेंडर कर दूंगा। समझे मेरी बात? जितनी भी इस वेबसाइट में page.ts के नाम से फाइलें बनेगी वो तमाम हमें इस चिल्ड्रन में बाय डिफॉल्ट ये मिल जाएंगी। और ये एल्गोरिथम नेक्स्ट का है, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये इसमें किस तरह आ रही है। बस ये समझने की जरूरत है कि जितने भी page.tsx की फाइल बनेगी वो हमें इस चिल्ड्रन में मिल जाएगी, और ये चिल्ड्रन बॉडी के अंदर रेंडर हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा व्यू पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उसके अंदर हमारा एंड पॉइंट नजर आ रहा है जो कि है हेलो बिलाल। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो इस बात को दोबारा एक बार सुन लेना वीडियो में। अब हम जरा page.tsx को समझते हैं ये क्या है। अगर इसे गौर से देखें ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ फंक्शन है। ये एक फंक्शन है इस तरह का जैसे भी मैं बना रहा हूं। क्या था ये, हम इसको मिटा दें अगर इन चीजों को। ये देखो ये एक फंक्शन है जो कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ हुआ है और कुछ नहीं। इसको एक कंपोनेंट भी कह सकते हैं, और कंपोनेंट की डेफिनेशन में आगे इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। बट कंपोनेंट का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल लेटर। हम सेव करें तो अभी भी हमारे फाइल पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। देखा, ये कुछ नहीं है, tsx एक कुछ नहीं, एक फंक्शन है जो कि हेलो बिलाल को रिटर्न कर रहा है। अगर ये देखें ये एक फंक्शन है और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो चुका है, और ये एक रिटर्न कर रहा है हेलो बिलाल, ये और कुछ भी नहीं कर रहा। हम सेव करते हैं और ये रिटर्न कहाँ हो रहा है, ये चला जा रहा है इसके चिल्ड्रन के प्रॉप्स में, और ये प्रॉप्स बॉडी के अंदर रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसको एक और तरह से तरीके से हम चेक कर लेते हैं। इस बॉडी में हम लिखते हैं एक पैराग्राफ, ये लेआउट है। इतना ही मैंने लिख दिया, ये एक लेआउट है। मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया और उसके बाद चिल्ड्रन ऐड हो रहा है। ठीक है, या मैं यहां पे लिख देता हूं नेव बार, कि यहां पे हम एक नेव बार बनाएंगे, नेव बार। सेव करते हैं, देखा हमारी नेव बार आ गई। तो इस बॉडी के अंदर जो भी चीजें आएगी वो हमें यहाँ पे इस बॉडी के अंदर नजर आएगी। व्हाइट जो है ये पूरा बॉडी है, और यहाँ पे जो भी चीजें रेंडर होगी हमें नजर आ जाएगी। और इस बॉडी के अंदर चिल्ड्रन जो है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट की मेथोडोलॉजी से हमें मिल रहे हैं। और चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन यही है pages.tsx। pages.tsx की जितनी भी फाइलें बनेगी वो हमें लेआउट के चिल्ड्रन में मौसूल हो जाएंगी और हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे नेक्स्ट.जेएस के बारे में। अल्लाह हाफिज।